गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शांति शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में महीने की अंतिम क्लास 30 जून, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। इससे पहले विद्यार्थियों हमने व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण और व्यक्तित्व की सामाजिकता जैसे कॉन्सेप्ट को समझा था। 5 बड़े गुण क्या हैं, गुण सिद्धांत क्या है और व्यक्तित्व की सामाजिकता क्या है। व्यक्तित्व की सामाजिकता यदि आपसे एक पंक्ति में पूछ दी जाए तो आप कह सकते हैं कि जो व्यवहार समाज सम्मत है, जो व्यवहार समाज के अनुसार है, समाज के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करना ही व्यक्तित्व की सामाजिकता है। बस समाज के अनुसार व्यवहार करना व्यक्तित्व की सामाजिकता है। यानी इसमें द्वेष ना हो, घृणा ना हो। समाज के मानदंडों में द्वेष, घृणा, अपराध, क्राइम नहीं है, लेकिन होता है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्तित्व की सामाजिकता नहीं है। आज हम अपने सिलेबस से चौथी यूनिट, नई यूनिट लेते हैं। हम एकदम सीरियल से चल रहे हैं। तो चौथी यूनिट जो है वह है सहपाठी संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास। 2 चीज़ें हैं। सहपाठी संबंध क्या है, सहपाठी कौन है, पहला सवाल है ये। और दूसरा फिर इनके बीच संबंध क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम सहपाठी जान सकते हैं कि सहपाठी क्या है। सहपाठी जैसा कि शब्द से समझ में आता है, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, और साथी साथ रहने वाला साथी। सीधे से अगर जाना जाए, बहुत ज़्यादा उलझन में ना पड़ते हुए, साथ पढ़ने वाला साथी। तो यहाँ ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इन संबंधों का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है, उसका समाज में क्या प्रभाव रहता है, ये सब जानना अपने आप में इस विषय के संदर्भ में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ ये जानेंगे कि साथी संबंधों की समझ से पहले साथी के संबंध क्या हैं। साथी के संबंध, कोई भी बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद वह घर परिवार के बच्चा, जो कि प्राकृतिक व्यवस्था है कि सबको प्यारा होता है, किसी का भी बच्चा हो। यहाँ तक कि पशु पक्षी के बच्चे तो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। किसी कारणवश, किसी पूर्वाग्रह से कुछ बच्चे अपने आसपास के ना भी पसंद आए कभी, क्योंकि उसके पिता से हमारी दुश्मनी हो सकती है, उसकी माँ से हमारी रंजिश हो सकती है, लेकिन पशु पक्षी से तो कोई रंजिश दुश्मनी होती नहीं। तो इस नाते पशु पक्षी के भी बच्चे हमको बहुत प्यारे लगते हैं। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, नैसर्गिक व्यवस्था है। तो जब बच्चा बड़ा होता है, पास पड़ोसियों की गोद में भी जाता है, धीरे धीरे जब वो बच्चा 6 साल से ऊपर निकलता है, 6 साल की ऊपर की आयु में जब वो बच्चा पहुंचता है, तो हम कह सकते हैं कि 6 वर्ष की अवस्था से बाल्यावस्था शुरू हो जाती है, शैशवावस्था के बाद। तो 6 से जो 12 तक का समय है वह बाल्यावस्था है। और बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था यानी बाद वाला हिस्सा, 9 से 12 वाला, तो ये 9 वर्ष की जो आयु है, यहाँ पर बच्चा सामाजिक संबंधों के प्रति आकृष्ट होने लगता है। और ये दौर कब तक चलता है, ये आप 9 साल से मान लीजिए, तो यह लगभग 18 वर्ष तक
18 से 20 भी हो सकता है, लेकिन जो एक सिद्धांतिक तौर पर ये जो बात है वह 9 से आप 18 वर्ष तक की एज को मान लीजिए। इसमें बच्चा अपने साथी संबंधों के प्रति अधिक आकर्षित होता है। यहाँ ये भी जानना थोड़ा सा ज़रूरी है कि यहाँ पर बच्चा अपने संबंधों की खातिर घर परिवार से भी विरोध करने लगता है। उसे अपने समूह में अपनी स्वीकृति को लेकर, अपने एक्सेप्टेंस को लेकर अधिक परवाह होती है घर की अपेक्षा। वह अपने समूह में वही व्यवहार करना चाहता है जो उसका समूह लागू करता है, जो उसका समूह क्रिएट करता है। तो इस नाते वह कभी कभी घर परिवार से भी विरोध कर बैठता है। यह एज जिसमें समूह बनने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, पीयर ग्रुप बनने की बहुत ज़्यादा, इसे मैंने शॉर्ट में PDF में PG लिखा है, तो आप लोग उससे भ्रमित ना होइएगा। तो जो साथी समूह के संबंधों की जो एक सबसे पीक एज होती है, इसको गैंग एज कहा जाता है। गैंग एज, इसमें गैंग बनाते हैं बच्चे, और ये इन गैंगों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। लड़के की अलग होती हैं, लड़कियों की अलग होती हैं। लेकिन पहले हम यहाँ साथी संबंधों की विशेषता पर बात करें तो साथी संबंधों की परिभाषा ऐसे की जा सकती है कि एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य एक जैसा महसूस करते हैं, उनमें एकात्म होता है। कहते नहीं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें कोई भेद नहीं होता है। जो पीयर ग्रुप क्रिएट होता है उसमें कोई भेद नहीं होता है, और वो बच्चे एक दूसरे के प्रति पूरी श्रद्धा और सच्चाई के साथ जुड़ते हैं, और उन्हें अपने समूह की बात, समूह के नियम, असली, वास्तविक और सब कुछ मालूम पड़ता है। तो ये आप जानते ही होंगे कि मनुष्य जब से जन्म लिया है धरती पर, आदि मानव काल से, जब जंगलों में रहता था और नग्न रहता था, तब कोई धर्म नहीं था, तब कोई जाति नहीं थी, तब कोई संप्रदाय नहीं था, तब कोई आध्यात्मिक व्यवस्था भी नहीं थी। तब भी मनुष्य समूह में रहता था, ग्रुप में रहता था, अकेला तब भी नहीं रहता था। महाभारत काल में भी आपने देखा होगा, पांडव साथ रहे, राम लक्ष्मण सीता को भी देखा कि वो साथ रहे। तो इतिहास मनुष्य का ये कहता रहा है कि मानव अकेला कभी रहा ही नहीं, अकेला रह भी नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। वो का कभी रहा नहीं है, कभी रह भी नहीं सकता। उसे समाज का साथ चाहिए। ये अलग बात है कि वो अपने हिसाब से दूरियां और नज़दीकियां तय कर लेता है अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन समाज अकेला कभी नहीं रहा। समूह उसके विकास की ज़रूरत है। और जिस एज की हम बात कर रहे हैं 9 वर्ष से 18 वर्ष तक की एज की, तो इसमें सामाजिकता की प्रवृत्ति अपने चरम पर होती है। इस समय बालक का कॉन्सेप्ट फॉर्मेसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी क्वालिटीज, जैसे गुण विकसित होना शुरू हो जाते हैं। तब यहाँ पर यह देखना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चा जैसे समूह के प्रति आकृष्ट होता है, जैसे समूह का सदस्य बनता है, उसके अंदर उसी तरह के गुण घर कर जाते हैं, उसी तरह के गुण उसमें डेवलप होना शुरू होते हैं। अब यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि बच्चा किस तरह के समूह का सदस्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इस समय, इस एज में, जो 9 से 18 तक की एज है, इस उत्तर बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, इस एज में
जिस तरह से सकारात्मक गुणों का विकास तेजी से होता है, उसी रफ्तार से नकारात्मक गुणों का भी विकास बहुत तेजी से होता है। यहाँ फैमिली की, अध्यापक की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को वह किस गुणों के प्रति रखना चाहता है, किन गुणों का माहौल उसे देना चाहता है। सामाजिकता उसकी बड़ी तीव्र होती है इस एज में। तो उस सामाजिकता, किस सामाजिकता का विकास घर में, परिवार में अपेक्षित है, यहाँ ये जानना परिवार के लिए ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा काम किया जाए, बच्चे को किस ग्रुप में रखा जाए, किस ग्रुप में ना रखा जाए, क्योंकि ये गैंग एज की चरम अवस्था होती है। इस एज में मैंने शायद PDF में 6 से 7 और 18 तक के लिए लिखा है, उसे आप 6 से 7 ना माने, उसे आप 9 से माने। मैं लिख भी दूंगा ग्रुप पर। तब ये महत्वपूर्ण है कि बच्चे में इस सामाजिकता और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की एज में ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि घर परिवार की जिम्मेदारी अधिक हो जाती है, ये नज़र रखना ज़रूरी हो जाता है। आज जैसे सोशल मीडिया का दौर है, समूह कम बन रहे हैं, लेकिन वह समूह वर्चुअली बन रहे हैं। बिना समूह के कोई बच्चा रह ही नहीं सकता, वो वर्चुअली जुड़ता है अपने दोस्तों से। और इस कोरोना काल में हमने देखा भी कि ऑनलाइन टीचिंग का भी जोर पकड़ा है, तो दोस्ती के भी समूह जोर पकड़े होंगे। तब ये थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ ज़रूरी है कि बच्चा किस तरह के समूह का सदस्य हो रहा है, क्योंकि सामाजिकता उसकी तीव्र है, वह लोगों से जुड़ेगा। तब ये देखना है कि वह कैसे लोगों से जुड़ रहा है, कैसे समूह का सदस्य बन रहा है। इससे आगे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे समूह की विशेषताओं की। समूह की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। समूह की विशेषता पहली तो ये है कि ये मोटा मोटी समान आयु के सदस्यों के बीच होती है। इसमें जो सदस्य हैं वो लगभग समान आयु के होते हैं। कोई 5 का है, कोई 6 का है, कोई 5.5 का है, कोई 6.5 का है, बस इससे ज़्यादा अंतर नहीं देखा जाता है। और दूसरा कि लड़कों के समूह लड़कियों के समूह से ज़्यादा बड़े होते हैं। लड़कों को थोड़ा खुला वातावरण मिलता है हमारे समाज में, इस नाते वो समय भी ज़्यादा दे लेते हैं समूह को। लड़कियां समय कम दे पाती हैं समूह को, तो इस नाते उनके समूह छोटे रह जाते हैं और लड़कों के समूह बड़े होते हैं। अगला ये कि उत्तर किशोरावस्था यानी 15 के 18 के बीच में लड़के लड़कियों के समूह के प्रति आकृष्ट होते हैं और लड़कियां लड़कों के समूह के प्रति आकृष्ट होने लगती हैं। इसमें सोसाइटी का, परिवेश का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप किस सोसाइटी, किस परिवेश में हैं। अगली विशेषता समूह की ये है कि शुरू में यानी 9 से 15 तक समूह में सदस्यों की संख्या ज़्यादा रहती है और 15 से 18 यानी अंतिम किशोरावस्था के चरण में समूह में सदस्यों की संख्या कम होने लगती है। विद्यार्थियों, कोई भी बात समझ में ना आए, कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, इससे अगली क्लास हम गूगल मीट पर करेंगे। शायद कल बृहस्पतिवार को ही क्लास जो होगी वह गूगल मीट से होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जल्दी मिलते हैं गूगल मीट पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।